सभी साथियों को नमस्कार। बीपीएससी टीआरई के जितने भी अभ्यर्थी हैं जिनका एग्जाम होने वाला है उनके लिए जीके जीएस का स्पेशल क्लास लेकर आया हूं। यह क्लास थोड़ा लंबा होने वाला है, मैराथन क्लास है, लेकिन जितने भी टॉपिक से प्रश्न पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं उन सभी टॉपिक के प्रश्नों को शामिल किया गया है। इस क्लास में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी सभी महत्वपूर्ण टॉपिक के प्रश्नों को लिया गया है। चाहे हिस्ट्री में आप देख ले कि स्वतंत्रता आंदोलन से रिलेटेड काफ़ी प्रश्न पूछे गए। आधुनिक भारत में, प्राचीन भारत में हड़प्पा सभ्यता हो गया, आपका जो धर्म युग है उससे रिलेटेड काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अलावा मौर्य काल से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उन सभी टॉपिक को लिया गया जिससे सबसे ज़्यादा बीपीएससी के एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अगर आप अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, गदर पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई? तो गदर पार्टी की स्थापना सन 1913 में हुई थी। किस वर्ष हुई थी? सन 1913 में हुई थी। पिछले बार ये प्रश्न पूछा भी गया था। अगला प्रश्न है, चटगांव शस्त्रागार पर किस क्रांतिकारी ने हमला किया था? तो चटगांव शस्त्रागार पर सूर्यसेन ने क्या किया था? हमला किया था। किसने किया था हमला? सूर्यसेन ने हमला किया था। अगला प्रश्न है, भगत सिंह, सुखदेव व राजगुरु को फांसी कब दी गई? तो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी 23 मार्च 1931 को दी गई। आधुनिक भारत से सबसे अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं, खासकर स्वतंत्रता आंदोलन से रिलेटेड जितने भी प्रश्न बनते हैं, तो ये काफ़ी VBI टॉपिक है। अगला प्रश्न है, देख लीजिए कि सन 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की। अगला प्रश्न है, नौसैनिक विद्रोह कब हुआ था? तो नौसैनिक विद्रोह जो हुआ था 1946 में हुआ था, जिसमें नौसेना ने विद्रोह कर। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश सबसे अधिक किस स्थान पर दिए? तो भगवान गौतम बुद्ध ने सबसे अधिक उपदेश दिए थे श्रावस्ती में। कहाँ पर दिए थे? श्रावस्ती में। गौतम बुद्ध से रिलेटेड पिछली बार काफ़ी प्रश्न पूछे गए थे। अगला प्रश्न है, सबसे पहली बार कपास उपजाने का श्रेय किन्हें दिया जाता है? तो कपास उपजाने का श्रेय पहली बार दिया जाता है हड़प्पा वासियों को। किसे दिया जाता है? हड़प्पा वासियों को दिया जाता है। अगला प्रश्न है, किसने सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता का नाम दिया था? तो सर जॉन मार्शल ने सिंधु घाटी सभ्यता का क्या नाम दिया था? हड़प्पा सभ्यता नाम दिया था। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का क्या काल निर्धारण किया गया है? तो हड़प्पा सभ्यता का ऐसे फिक्स काल कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन जो अनुमानित है वो 2700 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक माना गया है। अगला प्रश्न आप देख लीजिए कि अगला प्रश्न है, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया था। किसने किया था? हेक्टर मुनरो ने। अगला प्रश्न है आपका, सुगौली की संधि किस किस के बीच हुई थी? तो सुगौली की संधि ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच हुई थी। किसके बीच हुई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच हुई थी। अगला प्रश्न है, टीपू सुल्तान की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो टीपू सुल्तान की मृत्यु श्रीरंगपट्टनम में हुई थी। कहाँ हुई थी? श्रीरंगपट्टनम में। अगला प्रश्न देख लीजिए कि ठगी प्रथा के उन्मूलन में कौन से गवर्नर जनरल की प्रमुख भूमिका थी? तो ठगी प्रथा को खत्म करने में सबसे जो बड़ी भूमिका थी वो लॉर्ड विलियम बेंटिक की थी। किसकी थी? लॉर्ड विलियम बेंटिक की। अगला है, बोडियार किसके शासक थे? तो बोडियार मैसूर रियासत के कौन थे? शासक थे। कौन थे? मैसूर रियासत के शासक थे। अगला प्रश्न, नागानंदा नामक संस्कृत नाटक की रचना किस शासक ने की थी? तो हर्षवर्धन ने की थी। किसने की थी? हर्षवर्धन ने, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, अजंता की गुफा किस धर्म से संबंधित है? तो अजंता की गुफा बौद्ध धर्म से संबंधित है। किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किसने कराया था? तो सुदर्शन झील का पुनरुद्धार कराया था अस्कंद गुप्त ने। किसने कराया था? अस्कंद गुप्त ने। अगला प्रश्न है, पांड्यों की राजधानी कहाँ थी? तो पांड्यों की राजधानी मदुरई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेर वंश का शासन किस क्षेत्र पर था? तो चेर वंश का जो शासन था वो केरल क्षेत्र पर था। केरल के एरिया में चेर वंश का क्या था? शासन था। अगला प्रश्न है, बक्सर की युद्ध 1764 ईस्वी के समय दिल्ली का शासक कौन था?
जब बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 ईस्वी में, उस समय दिल्ली का शासक था शाह आलम द्वितीय। कौन था? शाह आलम द्वितीय। अगला प्रश्न देख लीजिए, टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई? तो टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में हो गई थी। कब हुई थी? 1799 ईस्वी में। नेक्स्ट है, डिंडीगुल क्या है? तो डिंडीगुल तमिलनाडु के एक शहर का नाम क्या है? डिंडीगुल है, जो पिछले बार ये प्रश्न पूछा गया था। किसके समय में कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना की गई? तो कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना वारेन हेस्टिंग्स के समय में की गई थी। किसके समय में? वारेन हेस्टिंग्स के समय में। नेक्स्ट है, ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र के विस्तार का अंत किसके समय में हुआ? तो ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र के विस्तार का अंत डफरिन के समय में हुआ। किसके समय में? डफरिन के समय में। अगला है, ठगों का दमन किसने किया था? तो ठगों का दमन में जो महत्वपूर्ण भूमिका था वो कर्नल स्लीमैन का था। किसका था? कर्नल स्लीमैन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप क्या है? तो देवनागरी लिपि का जो प्राचीनतम रूप है वो है ब्राह्मणी लिपि। कौन सी है? जिसे ब्राह्मणी लिपि भी हम क्या करते हैं? बोलते हैं। अगला प्रश्न है, रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सर्वप्रथम किस देश में हुआ? तो रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सर्वप्रथम चीन में हुआ। कहाँ पर हुआ था? चीन में हुआ था। अगला प्रश्न देख लीजिए, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। कौन था? श्रीगुप्त था। नेक्स्ट है, मंदिर बनाने की कला का जन्म किस काल में हुआ? तो मंदिर बनाने की कला का जन्म हुआ था गुप्त काल में। किस काल में हुआ था? गुप्त काल में। नेक्स्ट है, प्रियदर्शिका नामक संस्कृत ग्रंथ की रचना किस शासक ने की थी? तो इसकी रचना की थी हर्षवर्धन ने। किसने की थी? हर्षवर्धन ने, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न देख लीजिए, टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? तो टीपू सुल्तान की राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम। कहाँ थी? श्रीरंगपट्टनम। नेक्स्ट है, क्लाइव को बंगाल का गवर्नर कब बनाया गया? तो रॉबर्ट क्लाइव को 1757 में बंगाल का गवर्नर क्या किया गया था? बनाया गया था। अगला प्रश्न है, द्वैध शासन का अंत किसने किया था? तो द्वैध शासन का अंत किया था वारेन हेस्टिंग्स ने। किसने किया था? वारेन हेस्टिंग्स ने। अगला प्रश्न देख लीजिए आप, अंग्रेजों का सबसे अधिक विरोध किसने किया था? तो अंग्रेजों का सबसे अधिक विरोध मराठों ने किया था। किसने किया था? मराठों ने किया था। नेक्स्ट है कि गोवा दमन दीव का उपनिवेशीकरण किसके द्वारा किया गया? ये पुर्तगालियों का उपनिवेश था। कौन? गोवा दमन व द्वीप। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। अगला प्रश्न है आपका कि तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान कौन सी संधि की? तो टीपू सुल्तान ने इसके लिए श्रीरंगपट्टनम की संधि की। कौन सी संधि की? श्रीरंगपट्टनम की। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न देख लीजिए, 1757 में किसे पराजित किया गया? तो 1757 में आपको सिराजुद्दौला को क्या किया गया? पराजित किया गया। 1757 की जो लड़ाई हुई थी, 1757 के जो प्लासी की लड़ाई हुई थी उसमें कौन पराजित हुआ? तो सिराजुद्दौला पराजित हुआ था। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था रॉबर्ट क्लाइव ने। किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने, जिसने सिराजुद्दौला को क्या कर दिया था? हरा दिया था। अगला प्रश्न है आपका, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1764 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, चेंज फ्रीजो एवं पोन शब्द किस खेल से संबंधित है? VVI प्रश्न है, पिछले बार पूछा गया था, देख लीजिएगा आप सेट उठा के। तो ये खो खो से संबंधित है। किससे संबंधित है? खो खो से संबंधित है। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक बार फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप जीतने का रिकॉर्ड किस टीम के नाम है? तो ये है आपका ब्राजील के नाम है। किसके नाम है? ब्राजील के नाम है। सबसे अधिक बार उसी ने जीता है। सबसे अधिक बार ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतने का रिकॉर्ड किस टीम के नाम है? तो ये है आपका ऑस्ट्रेलिया के नाम है। किस देश के नाम है? ऑस्ट्रेलिया के नाम है। नेक्स्ट है कि टेनिस में किस खिलाड़ी को क्ले कोर्ट का किंग कहा जाता है? तो राफेल नडाल को क्ले कोर्ट का किंग कहा जाता है, क्योंकि इसने सबसे अधिक क्ले कोर्ट पर ही
क्या जीता है, खिताब जीता है। नेक्स्ट है आपका विश्व प्रसिद्ध गामा पहलवान का असली नाम क्या है। इसका असली नाम है गुलाम मोहम्मद। क्या है असली नाम, गुलाम मोहम्मद। अगला प्रश्न है आपका कि पृथ्वी से निकटतम तारे प्रोक्सिमा सेंचुरी से प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचाने में कितना समय लगता है। जो 4.3 वर्ष लगता है। कितना लगता है, 4.3 वर्ष। नेक्स्ट है कि 1 डिग्री अक्षांश से लगभग कितने किलोमीटर प्रदर्शित होती है। तो 1 डिग्री अक्षांश से लगभग 111 किलोमीटर प्रदर्शित होती है। कितना किलोमीटर, 111 किलोमीटर। अगला प्रश्न है सैंडविच द्वीप किसका पुराना नाम है। तो सैंडविच द्वीप हवाई द्वीप का क्या है, पुराना नाम है। अगला प्रश्न है आपका अभ्रक के अग्रणी उत्पादक 2 देश कौन से हैं। तो ये है भारत तथा यूएसए। कौन है, भारत तथा यूएसए। अगला प्रश्न देख लीजिए कि इको साउंडिंग का उपयोग किस कार्य के लिए किया जाता है। तो इको साउंडिंग का उपयोग समुद्र के गहराई नापने के लिए क्या किया जाता है, किया जाता है। समुद्र की गहराई का पता लगाने के लिए इको साउंड का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है रिएक्टर स्केल का निर्माण किसने किया था। तो इसका निर्माण किया था चार्ल्स फ्रांसिस रिक्टर ने। किसने, चार्ल्स फ्रांसिस रिक्टर ने। अगला प्रश्न है आप देख लीजिए समान भूकंपीय तीव्रता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है। इसे समभूकंपीय रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, समभूकंपीय रेखा। अगला प्रश्न है भारत को कितने भूकंपीय क्षेत्र में विभाजित किया गया है। ये VVI प्रश्न है। तो 5 क्षेत्रों में क्या किया गया है, विभाजित किया गया है। अगला है संसार का सर्वोच्च ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है। तो सर्वोच्च ज्वालामुखी पर्वत की श्रेणी में रखा गया है कोटोपैक्सी इक्वाडोर। कौन है, कोटोपैक्सी इक्वाडोर। अगला प्रश्न देख लीजिए संसार का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो संसार का सबसे ऊंचा जलप्रपात है एंजिल, जो वेनेजुएला में स्थित है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है। तो अप्रत्यक्ष रूप से भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। अगला प्रश्न है पतंजलि का संबंध किससे है। तो पतंजलि का संबंध योग दर्शन से। किससे, योग दर्शन से। नेक्स्ट है हाथी उत्सव कहाँ मनाया जाता है। काफ़ी फेमस उत्सव है हाथी उत्सव, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो ये जयपुर में मनाए जाते हैं। कहाँ मनाए जाते हैं, जयपुर में। अगला प्रश्न है कि तत्वों के वर्गीकरण के से संबंधित अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने किया था। तो ये न्यूलैंड्स ने किया था। ये क्या है, न्यूलैंड्स ने किया था। अगला प्रश्न है कि दक्षिण अमेरिका में शीतोष्ण घास स्थलों को क्या कहा जाता है। तो पेम्पा। क्या कहा जाता है, पेम्पा कहा जाता है। घास स्थल से पिछले बार हर शिफ्ट में प्रश्न पूछे जा रहे थे। नेक्स्ट है कि ज्वार भाटा के कारण समुद्री जल स्तर में उत्पन्न अंतर को क्या कहा जाता है। तो ये कहा जाता है ज्वारीय परिसर। क्या कहा जाता है, ज्वारीय परिसर। अगला प्रश्न देख लीजिए कि विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है। तो विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है ट्रांस साइबेरियन। कौन सा है, ट्रांस साइबेरियन। अगला प्रश्न विश्वविख्यात पेंटिंग द लास्ट सफर किसकी कृति है। तो यह कृति है आपका विंची का। क्या है, द विंची का नाम आपने सुना होगा, उसका यह कृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों में अंतिम कौन थे। तो जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों में अंतिम थे कौन, भगवान महावीर। कौन थे, भगवान महावीर। नेक्स्ट, काकरापारा परियोजना किस नदी से संबंधित है। तो काकरापारा परियोजना का संबंध है ताप्ती नदी से। याद रखिए किस नदी से, ताप्ती नदी से। होयसलेश्वर का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ स्थित है। तो हेलेविड में स्थित है। कहाँ स्थित है, हेलेविड में। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध एलिफेंटा गुफाएं कहाँ स्थित है। तो प्रसिद्ध एलिफेंटा गुफा मुंबई के समीप क्या है, स्थित है। नेक्स्ट है आपका कि मानस वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। तो ये असम राज्य में क्या है, स्थित है। कहाँ स्थित है, असम राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है 1565 ईस्वी में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ। तो तालीकोटा का युद्ध हुआ। कौन सा युद्ध हुआ, तालीकोटा का युद्ध हुआ। नेक्स्ट है 2016 के विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के महिला युगल का खिताब किस जोड़ी ने जीता था। ये जीता था सानिया मिर्जा और मार्टिना हिंगिस ने। काफ़ी फेमस रही सानिया मिर्जा, कई प्रसिद्ध खिताब जीती है जिससे एग्जाम में प्रश्न आते हैं। नेक्स्ट है भारत के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा किस माह होती है। तो अक्टूबर नवंबर में भारत के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश राज्य में पल्स पोलियो का कार्यक्रम कब शुरू किया गया था। तो ये 1995-96 में पल्स पोलियो का कार्यक्रम शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में
माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? ये 1991 में हुई थी। ये प्रश्न पिछले बार पूछा गया था। नेक्स्ट है, नर्मदा जल में किन किन राज्यों का हिस्सा है? तो मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, तीनों चारों का क्या है? हिस्सा है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, ब्राह्मणी लिपि किस तरह लिखी जाती है? तो ब्राह्मणी लिपि बाईं से दाईं ओर क्या की जाती है? लिखी जाती है। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौकायन झील कौन सी है? तो ये है टीटीकाका झील। कौन सी है? टीटीकाका झील। अगला प्रश्न है, सूरदर्शन की प्रथम समाचार वाचिका कौन सी है? तो सूरदर्शन की प्रथम समाचार वाचिका है प्रतिमापुरी। कौन सी है? प्रतिमापुरी। नेक्स्ट है, हार्ट ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी? तो हार्ट ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी मार्क टूली ने। किसने लिखी? मार्क टूली ने। अगला प्रश्न है, शब्द संक्षेप यूजीसी का पूर्ण रूप क्या है? इसका पूर्ण रूप है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। क्या है? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टॉकहोम और गोटेनबर्ग के मध्य स्थित नहर कौन सी है? तो इस दोनों के बीच जो नहर स्थित है ये गोटा नहर है। कौन सी नहर है? गोटा नहर। अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न देख लीजिए, पंजशीर घाटी कहाँ स्थित है? तो पंजशीर घाटी अफगानिस्तान में स्थित है। कहाँ स्थित है? अफगानिस्तान में। नेक्स्ट है, क्षेत्रीय विस्तार और कृषि में महत्व की दृष्टि से भारतीय मिट्टियों को कितने प्रमुख वर्ग है? तो भारतीय मिट्टी को प्रमुख 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। अगला प्रश्न है कि मुगल काल की राजकीय भाषा क्या थी? तो मुगल काल की जो राजकीय भाषा, उसकी दरबारी भाषा था, वो फारसी था। कौन सा था? फारसी था। अगला प्रश्न है कि विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप 2016 का खिताब किसने जीता था? तो ये जीता था नोवाक जोकोविच ने। नोवाक जोकोविच। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, शारदा एक्ट जो हरविलास शारदा द्वारा प्रस्तावित किया गया, ये किससे संबंधित है? काफ़ी भी ये प्रश्न हर एग्जाम में पूछा जाता है। ये बाल विवाह रोग से संबंधित है। शारदा एक्ट किससे संबंधित है? बाल विवाह रोग से। नेक्स्ट है कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पकता है? तो दाब अधिक होने से पानी अधिक ताप पर क्या होता है? उबलता है, जिससे खाना क्या होता है? जल्दी पक जाता है। नेक्स्ट है कि गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनना अधिक आरामदायक क्यों होता है? तो आपतित सारी उष्मा को क्या कर देती है? परावर्तित करने के कारण ये काफ़ी आरामदायक होता है। अगला प्रश्न है कि विश्व में कौन सा तत्व सर्वाधिक पाया जाता है? तो सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व जो है वो है नाइट्रोजन। तत्व की बातें हो रही, ध्यान रखिएगा, वो है नाइट्रोजन। नेक्स्ट है, मूत्रालयों के पास नाक को चुभने वाली गंध क्या कारण से होता है? तो अमोनिया संबंधित है, यानी अमोनिया गैस वहाँ पे क्या हो जाती है? उत्पन्न होने लगती है, जिससे वहाँ पे सूंघना काफ़ी परेशानी वाला विषय है। नेक्स्ट है आपका, विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर है? तो विक्टोरिया जलप्रपात आपका जम्बोजी नदी पर है। याद रखिएगा, किस नदी पर है? जिम्बोजी नदी पर है। नेक्स्ट, भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। कौन थी? एनी बेसेंट। नेक्स्ट है कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है आपका बृहस्पति। कौन है? बृहस्पति। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध। याद रखिएगा, जो सूर्य के सबसे पास का ग्रह भी है। नेक्स्ट है, भारत का कौन सा राज्य जिसकी सीमा भारत के सिर्फ एक ही राज्य को छूती है? तो वो आपका कौन सा है? सिक्किम है। कौन सा है? सिक्किम। नेक्स्ट है, अंडमान और निकोबार द्वीप समुदाय की राजधानी का क्या नाम है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समुदाय की राजधानी का नाम है पोर्ट ब्लेयर। क्या नाम है? पोर्ट ब्लेयर। क्या नाम है? पोर्ट ब्लेयर। नेक्स्ट है कि छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह किस सन में हुआ था? छोटा नागपुर जनजाति में जो विद्रोह हुआ था उस सन 1820 में हुआ था। किस? छोटा नागपुर का जो पठार है सभी मिनरल से समृद्ध है। नेक्स्ट है, जालियांवाला बाग नरसंहार कब कहाँ हुआ? तो ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। नेक्स्ट, गदर पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई? तो गदर पार्टी की स्थापना सन 1913 में हुआ था। अगला प्रश्न है, न्यू फाउंड लैंड में कौन सी 2 जलधाराएं मिलती है? तो न्यू फाउंड लैंड में आपका लिब्राडोर जो ठंडी जलधारा है तथा गल्फ स्ट्रीम जो गर्म जलधारा है, ये दोनों क्या होती है? मिलती है।
अगला प्रश्न है कि सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH7 कहाँ से कहाँ तक है? तो ये वाराणसी से लेकर कन्याकुमारी तक है, याद रखिएगा। VVI प्रश्न है, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH7 है जो वाराणसी से लेकर कन्याकुमारी तक है, जो 2369 किलोमीटर लंबी है। कितना किलोमीटर? 2369 किलोमीटर। नेक्स्ट है, काराकोरम राजमार्ग किन देशों को जोड़ता है? तो काराकोरम जो राजमार्ग है वो पाकिस्तान और चीन को क्या करता है? जोड़ता है। काला सीसा और प्लेम्बगो किस खनिज को कहा जाता है? तो काला सीसा और प्लेम्बगो ग्रेफाइट को क्या कहा जाता है? कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में किस स्थान से यूरेनियम होने के अवशेष मिले हैं? तो मध्य प्रदेश के शहडोल से यूरेनियम होने के अवशेष मिले हैं। अगला है, कपरी पानी पहाड़ से कौन सा अयस्क निकाला जाता है? तो बॉक्साइड अयस्क क्या होता है? निकाला जाता है। नेक्स्ट है आपका कि मध्य प्रदेश में कोल बेड मीथेन कहाँ पाई जाती है? तो ये उज्जैन में पाई जाती है। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश का कौन सा संभाग क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है? तो ये जबलपुर संभाग सबसे बड़ा है। अगला प्रश्न, युर्ट किस प्रजाति का घर है? तो खिरगिज प्रजाति के घर को युर्ट कहा जाता है ना। नेक्स्ट है, क्यूराइल द्वीपों को लेकर किन दो देशों के बीच विवाद है? तो रूस और जापान के बीच इन द्वीपों को लेकर क्या है? विवाद चल रही है। नेक्स्ट है कि पूर्व सोवियत संघ के किस नगर का नाम पुनः सेंट पीटर्सबर्ग रखा गया है? तो लेनिनग्राड का नाम क्या रखा गया है? पुनः सेंट पीटर्सबर्ग। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है कि राजस्थान की इंदिरा गांधी नहर किस नदी से निकाली गई है? तो ये निकाली गई है सतलज ब्यास से। किससे निकाली गई है? सतलज ब्यास से। अगला प्रश्न देख लीजिए कि जब बर्फ पानी के ऊपर तैरती है तो उसके आयतन का कितना भाग पानी के ऊपर तैरता रहता है? तो 1/10 भाग कहाँ रहता है? पानी के ऊपर तैरता रहता है। अगला प्रश्न है, भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई? तो भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC की स्थापना 1956 में हुई थी। कब हुई थी? 1956 में। नेक्स्ट है, कर ढांचे में सुधार हेतु कौन सी समिति गठित की गई थी? तो चिलैया समिति गठन की गई थी। किसके लिए? तो टैक्स में सुधार के लिए। अगला प्रश्न है, सिक्कों का उत्पादन करने तथा सोने और चांदी की परख करने एवं तमगों का उत्पादन करने के लिए भारत में कितनी टकसाल स्थापित की है? तो 4। कितनी की गई है? 4 की गई है। अगला प्रश्न है कि मरणोपरांत किसी को भी नोबेल पुरस्कार नहीं देने का नियम कब बनाया गया? तो 1974 में ये नियम क्या किया गया? बनाया गया। अगला प्रश्न देख लीजिए, ऑस्कर पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? तो ऑस्कर पुरस्कार नेशनल अकादमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एंड साइंसेज संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा क्या किया जाता है? दिया जाता है। अगला प्रश्न है कि किसी ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण जीतने का रिकॉर्ड किस देश का है? तो ये रूस का है। किस देश का नाम है? रूस के नाम है। अगला प्रश्न देख लीजिए, ओलंपिक खेलों में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाली महिला खिलाड़ी कौन सी है? ये लरीना लाबेनिना है। कौन है? लरीना लाबेनिना। नेक्स्ट है आपका कि बीजिंग में हुए ओलंपिक का शुभंकर का क्या नाम है? तो इसका नाम था फुआ। कौन था नाम? फुआ। अगला प्रश्न देख लीजिए आप। अगला प्रश्न है, कुमी कोलट्टम कावेरी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये आपका तमिलनाडु का लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का समाधि स्थल किस नाम से जाना जाता है? तो ये महाप्रयाण घाट के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? महाप्रयाण घाट के नाम से। अगला प्रश्न है कि घापल फुंदी जिंदाद नेजा किस राज्य का लोक नृत्य है? VVI प्रश्न है, राजस्थान का ये क्या है? लोक नृत्य है। अगला प्रश्न है कि यूरोपीय कमीशन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो यूरोपीय कमीशन का मुख्यालय ब्रुसेल्स में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? ब्रुसेल्स में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आसियान की स्थापना कब हुई थी? तो आसियान की स्थापना 8 अगस्त 1967 को हुई थी। कब हुई थी? 8 अगस्त 1967 को। नेक्स्ट है, सार्क का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो सार्क का मुख्यालय काठमांडू में स्थित है। कहाँ पर? काठमांडू में। अगला प्रश्न, आसियान का केंद्रीय सचिवालय कहाँ पर स्थित है? आसियान का केंद्रीय सचिवालय जाकर्ता इंडोनेशिया में क्या है? स्थित है। कहाँ स्थित है? जाकर्ता इंडोनेशिया में। नेक्स्ट है, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय
मनीला में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? मनीला में स्थित है। अगला प्रश्न, मैडम भीकाजी रुस्तम सन 1909 में पेरिस में कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित करती थी? ये पैट्रियट नामक समाचार पत्र क्या करती थी? प्रकाशित करती थी। अगला प्रश्न देख लीजिए कि 2012 की एक रिपोर्ट के आधार पर चावल के उत्पादन में प्रथम स्थान किस देश का है? ये भारत का प्रथम स्थान है। किसका है? नेक्स्ट अगला प्रश्न है, समताप मंडल की ऊंचाई कितनी होती है? तो समताप मंडल की ऊंचाई 18 से 32 किलोमीटर होती है। अगला प्रश्न है, एशिया महाद्वीप में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है मासिनराम। कौन सा है? मासिनराम, जो मेघालय में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की झील कौन सी है? तो ये है पेंगोंग झील। कौन सा है? पेंगोंग झील, जो लद्दाख व तिब्बत क्षेत्र में स्थित है। आपको पता ही होगा कि पेंगोंग झील के क्षेत्र में जो भारत और चीन के बीच जो विवाद चल रहा है, कई बार झड़प भी हो चुका है। नेक्स्ट है आपका कि यूरोप का सर्वाधिक व्यस्त अंतःस्थलीय जलमार्ग कौन सा है? तो ये है राइन नदी का जलमार्ग। कौन सा है? राइन नदी का जलमार्ग। अगला प्रश्न है आपका कि एवरेस्ट पर चढ़ने वाली विश्व की पहली महिला कौन थी? तो वो थी जुंको तेबई, जो जापान की थी। कौन थी? जुंको तेबई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व के सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो ये कैस्पियन सागर है। कौन सी है? सबसे बड़ी कैस्पियन सागर है। अगला प्रश्न है, मुगल काल में घरेलू विभागों का प्रधान क्या कहलाता था? तो इसे कहा जाता था मीर समान। क्या कहा जाता था? मीर समान। अगला प्रश्न है, औरंगजेब को कहाँ पर दफनाया गया था? तो औरंगजेब को दौलताबाद में क्या किया गया था? दफनाया गया था। अगला प्रश्न है, ताजमहल का निर्माण करने वाला मुख्य स्थापत्य कलाकार कौन था? तो ये था उस्ताद अहमद लाहौरी। कौन था? उस्ताद अहमद लाहौरी। अगला प्रश्न है कि चंदेरी का युद्ध किनके बीच हुआ था? तो चंदेरी का युद्ध बाबर व मोदनी राय के बीच में हुआ था। किसके बीच में? बाबर और मोदनी राय के बीच में। नेक्स्ट है, बिलग्राम का युद्ध किनके बीच हुआ था? तो बिलग्राम का युद्ध हुमायूं व शेर शाह के बीच में हुआ था। किसके बीच में? हुमायूं व शेर शाह के बीच में। अगला प्रश्न है, रायदासी संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो रायदासी संप्रदाय की स्थापना रैदास ने की थी। किसने की थी? रैदास ने। अगला प्रश्न देख लीजिए कि बाबर ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? तो बाबर ने कुल 5 बार भारत पर आक्रमण किया था। उसके बाद तो भारत में ही वो क्या हो गया था? हमेशा के लिए रह गया था। अगला प्रश्न है, समाजवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो समाजवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम रॉबर्ट ओवेन ने किया था। किसने किया था? रॉबर्ट ओवेन ने। अगले प्रश्न की तरफ चलते। अगला प्रश्न, दुनिया के मजदूरों एक हो का नारा किसने दिया था? तो दुनिया के मजदूरों एक हो का नारा दिया था कार्ल मार्क्स ने। किसने दिया था? कार्ल मार्क्स ने। अगला प्रश्न, एक जार एक चर्च और एक रूल रूस का नारा किसने दिया था? तो ये नारा दिया था जार निकोलस द्वितीय ने। किसने दिया था? जार निकोलस द्वितीय ने। अगला प्रश्न है, बोल्शेविक का क्या अर्थ है? तो बोल्शेविक का अर्थ है बहुसंख्यक। क्या अर्थ है? बहुसंख्यक। नेक्स्ट है, राइट्स ऑफ मैन का लेखक कौन है? तो राइट्स ऑफ मैन का लेखक है टॉमस पेन। कौन है? टॉमस पेन। नेक्स्ट, गोसाई संघ की स्थापना किसने की थी? तो चैतन्य स्वामी ने गोसाई संघ की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है कि दक्षिणी भारत में चिश्ती संप्रदाय की शुरुआत किसने की थी? तो चिश्ती संप्रदाय की शुरुआत शेख बुरहानुद्दीन गरीब ने की थी। कौन? शेख बुरहानुद्दीन गरीब ने। अगला प्रश्न है कि किस संत ने अपने जीवन काल में 7 सुल्तानों का शासन देखा? तो हजरत निजामुद्दीन औलिया ने 7 सुल्तानों का शासन देखा था। इटली का एकीकरण किसने किया था? तो इटली का एकीकरण काउंट काबूर ने किया था। किसने किया था? काउंट काबूर ने। अगला प्रश्न देख लीजिए कि किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण संभव हो सका? तो सूडान के युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण क्या हो गया? संभव हो गया। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में अग्नि के लिए कितने श्लोकों की रचना की गई है? तो अग्नि के लिए 200 श्लोक की ऋग्वेद में रचना की गई है। साथ में ऋग्वेद में इंद्र के लिए कितने श्लोकों की रचना की गई है? तो इंद्र के लिए 250 श्लोकों की रचना की गई है। दोनों VVI प्रश्न है। पुराणों के रचयिता माने जाते थे। पुराणों के रचयिता लोमहर्ष एवं उनके पुत्र उग्रश्रवा को माना जाता है। अगला प्रश्न है, बाबा अलाउद्दीन खां का संबंध किस शहर से रहा है? तो बाबा अलाउद्दीन खां का संबंध मैहर से रहा है। किससे? मैहर से। नेक्स्ट प्रश्न है आपका
कि धूपगढ़ किस पहाड़ी पर स्थित है? धूपगढ़ महादेव पर्वत पर स्थित है। अगला प्रश्न है, विश्व की प्रथम कंप्यूटर प्रोग्रामर होने का श्रेय किसे जाता है? तो ये जाता है एडा अगस्टा को। किसे जाता है? एडा अगस्टा को। नेक्स्ट है, Y2K की समस्या से प्रभावित विश्व का एकमात्र देश कौन सा है? तो Y2K की समस्या से प्रभावित एक देश है जाम्बिया। कौन सा है? जाम्बिया। अगला प्रश्न है, विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटरों वाला देश का नाम बताइए। तो ये है संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट है कि वह कौन सी प्रथम भारतीय पत्र पत्रिकाएं हैं जो इंटरनेट पर उपलब्ध हुई? ये है द हिंदू और इंडिया टुडे। कौन है? द हिंदू और इंडिया टुडे। नेक्स्ट है, इंटरनेट पर विश्व का प्रथम उपन्यास कौन सा है? ये है राइडिंग द बुलेट, लेखक स्टीफन किंग, है ना। नेक्स्ट है, कंप्यूटर विज्ञान में PhD करने वाले प्रथम भारतीय कौन है? ये डॉक्टर राज रेड्डी। कौन है? डॉक्टर राज रेड्डी। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क का नाम बताइए। तो ये है इंटरनेट। सभी को पता है कंप्यूटर प्रोग्राम की सूची को क्या कहा जाता है? तो इसे मेन्यू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेन्यू। नेक्स्ट है, रेलवे में प्रथम कंप्यूटर रिजर्वेशन पद्धति कहाँ लागू हुई थी? तो ये नई दिल्ली में क्या हुई थी? लागू हुई थी। अगला प्रश्न है कि गणना संयंत्र एबाकस का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो ये चीन में हुआ था। किस देश में हुआ था? चीन में हुआ था। नेक्स्ट है, मोज़ेक किसका उदाहरण है? तो एक वेब ब्राउज़र का क्या है? उदाहरण है। अगला प्रश्न है कि छोटे एप्लीकेशन प्रोग्राम जो वेब पेज पर चलते हैं या एनिमेशन प्रोवाइड करते हैं क्या कहलाते हैं? इन्हें फ्लैश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फ्लैश। अगला प्रश्न है कि MS वर्ड में लाइन के बीच डबल स्पेसिंग देने के लिए किन शॉर्टकट कीज का प्रयोग किया जाता है? तो ये CTRL+2 का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि कंप्यूटर में प्रयुक्त होने वाला IC चिप्स किसका बना होता है? तो ये बना होता है सिलिकॉन का। किसका बना होता है? सिलिकॉन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है। तो भारत का सिलिकॉन वैली बेंगलुरु को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? बेंगलुरु को कहा जाता है। नेक्स्ट है, विश्व की प्रथम महिला कंप्यूटर प्रोग्रामर होने का श्रेय किसे जाता है? एडा अगस्टा को जाता है। प्रश्न रिपीट हो गया था। तो नेक्स्ट है आपका कि स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट कौन सा है? तो स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट है टेराबाइट। कौन सा है? टेराबाइट। अगला प्रश्न है, 8 बार लगातार बीटों की सीरीज को क्या कहा जाता है? तो इसे बाइट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बाइट कहा जाता है। अगला प्रश्न है, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर प्रयोग करते थे तो वैक्यूम ट्यूब। कौन करते थे? वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग करते थे। नेक्स्ट है कि कंप्यूटर वायरस केवल एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो मुख्यतः क्या करते हैं? नष्ट करते हैं। क्या करते हैं? नष्ट करते हैं। नेक्स्ट है, गूगल क्या है? तो गूगल सभी को पता है एक सर्च इंजन है। अगला प्रश्न है आपका कि आधुनिक डिजिटल कंप्यूटरों में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? तो इसे द्विआधारी अंक पद्धति का प्रयोग किया जाता है। आप अगर कंप्यूटर सीखते होंगे तो आपको पता होगा कि द्विआधारी पद्धति का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, इंटरनेट से संबंधित FTP शब्द का मतलब क्या है? तो FTP शब्द का मतलब है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। क्या है? फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई? तो भारत में इंटरनेट की शुरुआत 15 अगस्त 1995 को हुई थी। कब हुई थी? 15 अगस्त 1995 को। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम किस राज्य ने इंटरनेट पर टेलीफोन डायरेक्टरी उपलब्ध कराई? ये कराई किसने? सिक्किम ने। किसने कराई? सिक्किम ने। नेक्स्ट है आपका कि MICR में C का पूरा नाम क्या है? C का पूरा नाम होगा कैरेक्टर। OCR का पूर्ण रूप क्या है? तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। नेक्स्ट है आपका, पुर्तगालियों का भारत का पहला गवर्नर कौन था? तो पुर्तगालियों का भारत का पहला गवर्नर था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। याद रखिएगा, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत आने वाला प्रथम डच नागरिक कौन था? तो ये था कारेनिलिसिस डहस्तमान। नेक्स्ट है, डचों ने गोवा पर आक्रमण कब किया? तो डचों ने गोवा पर आक्रमण 1639 में किया था। अगला आपका है, डुप्ले भारत का फ्रेंच गवर्नर कब बना? तो डुप्ले भारत का फ्रेंच गवर्नर बना था 1742 ईस्वी में। जहांगीर ने किसे खान की उपाधि दी थी? तो जहांगीर ने हॉकिंस को क्या की उपाधि दी थी? तो खान की उपाधि दी थी। नेक्स्ट है, भारत का कौन सा नगर द्वीप पर निर्मित है? तो मुंबई नगर कहाँ है? द्वीप पर निर्मित है। नेक्स्ट है आपका,
कि पुर्तगालियों ने पहली व्यापारिक कोठी कहाँ खोली? तो पुर्तगालियों ने पहली व्यापारिक कोठी कोचीन में खोली। कहाँ खोली? कोचीन में। नेक्स्ट है, अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कब लगाई? तो अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1612 ईस्वी में लगाई थी। किस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी की दीवानी प्रदान की? तो शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी की दीवानी प्रदान की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहली बार मुद्रण मशीन का स्थापना किसने की थी? यह की थी पुर्तगालियों ने। किसने की थी भारत में? पुर्तगालियों ने। नेक्स्ट है कि इंटरपोलर्स कौन थे? कि अनाधिकृत व्यापारियों के रूप में सामुद्रिक लुटेरों को इंटरपोलर्स कहा जाता है। अगला प्रश्न है, ईरान की सीमा के समीप स्थित हड़प्पा कालीन प्रमुख स्थल का क्या नाम है? इसका नाम है सुतका केंडोर। क्या नाम है? सुतका केंडोर। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता की आयताकार मोहरे सामान्यतः किससे बनी है? तो ये सेल खरी से बनी है। किससे बनी है? सेल खरी से। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से घोड़े की हड्डियां प्राप्त हुई है? तो सुरकोटदा से घोड़े की हड्डियां प्राप्त हुई है। अगला प्रश्न है कि अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो अभिलेखों का अध्ययन को इपिग्राफी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इपिग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सिंधु सभ्यता के लोग किस क्षेत्र के निवासी थे? ये भूमध्य सागरीय निवासी थे। अगला है, हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित है? तो हड़प्पा सभ्यता का आदि युग, आध ऐतिहासिक युग से क्या है? संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हड़प्पा सभ्यता को आध ऐतिहासिक युग के अलावा अन्य किस युगीन सभ्यता के रूप में जाना जाता है? तो इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है? तो ये झाबुआ है। कौन सा जिला है? झाबुआ। याद रखिएगा। किस जनजाति का संबंध गोल गधेरो विवाह से है? तो ये भील जनजाति का संबंध है गोल गधेरो विवाह से। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में किस जनजाति में लमसेना विवाह का प्रचलित है? तो लमसेना विवाह प्रचलित है वैगा जनजाति में। किसमें? वैगा जनजाति। भारत में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय वनडे मैच कहाँ खेला था? तो भारत ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय वनडे मैच खेला था हेडिंग्ले में। कहाँ खेला था? हेडिंग्ले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत डेविस कप के फाइनल में पहली बार कब पहुंचा? तो भारत डेविस कप के फाइनल में पहली बार 1966 में पहुंचा था। कब पहुंचा था? 1966 में। अगला प्रश्न है कि एशियन गेम्स दिल्ली में पहली बार कब आयोजित की गई थी? तो 1951। आपको बता दो कि जब एशियन गेम्स का स्टार्ट हुआ था सबसे पहले दिल्ली में ही हुआ था पहला एशियन गेम्स। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में पोलो खेल की शुरुआत हुई? तो भारत के मणिपुर में पोलो खेल की क्या हुई थी? शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न है, किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने सर्वप्रथम ओलंपिक पदक जीता? तो लिएंडर पेस जो भारतीय टेनिस खिलाड़ी थे सबसे पहले उसी ने क्या जीता? ओलंपिक पदक जीता। अगला प्रश्न है कि शीतकालीन ओलंपिक खेल किस वर्ष प्रारंभ किए गए? तो सबसे पहले 1924 से शीतकालीन ओलंपिक खेल क्या किए गए? प्रारंभ किए गए। नेट वेस्ट ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? ये आपका क्रिकेट से संबंधित है। कबड्डी खेल के एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितना होता है? तो 7 होता है। कितना होता है? 7 होता है। ओलंपिक का म्यूजियम कहाँ स्थित है? तो ओलंपिक का म्यूजियम आपका लोसाने स्विट्जरलैंड में स्थित है। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। हॉकी खेल का परिमाप कितना होता है? ये प्रश्न पूछा गया था पिछले बार। तो 100 गज गुने 60 गज। याद रखिएगा। हॉकी में एक टीम में कितने खिलाड़ी बदल सकते हैं? तो हॉकी में 3 खिलाड़ी को आप क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। प्रसिद्ध गोल्फ खिलाड़ी विजय सिंह किस देश के हैं? तो विजय सिंह कहाँ के हैं? फिजी के हैं। कहाँ के हैं? फिजी के हैं। नेक्स्ट है आपका कि पंजाब के जलंधर जिले के किस गांव को नर्सरी ऑफ हॉकी प्लेयर्स कहा जाता है? तो ये संसारपुर को क्या कहा जाता है? नर्सरी ऑफ हॉकी प्लेयर्स। नेक्स्ट है, थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? थॉमस कप बैडमिंटन से संबंधित है। नेक्स्ट है, द वर्ल्ड बीनीथ फिट बैडमिंटन के किस कोच की जीवन कथा है? तो ये पी गोपीचंद की जीवन कथा है। नेक्स्ट है आपका, सुशील कुमार किस खेल स्पर्धा से संबंधित है? तो ये कुश्ती से संबंधित है। अगला है, संसार किस खेल का दूसरा नाम है? सॉसर किस खेल का दूसरा नाम है? तो फुटबॉल का दूसरा नाम क्या है? सॉसर। याद रखिएगा। फुटबॉल के गेंद की परिधि कितनी होती है? तो 27 इंच से 28 इंच तक, यानी 68.5 सेंटीमीटर टू 71 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है कि फुटबॉल का साल्ट लेक स्टेडियम कहाँ है? तो ये कलकत्ता में स्थित है। कहाँ स्थित है? कलकत्ता में स्थित है। अगला प्रश्न है आपका कि ए शॉर्ट एंड हिस्ट्री के लेखक कौन है? तो ये अभिनव बिंद्रा है। कौन है? अभिनव बिंद्रा है। अगला प्रश्न है, मानवजीत सिंह किस खेल से संबंधित है? तो इनका संबंध है
निशानेबाजी से किससे संबंध है? निशानेबाजी से। भारत में टेबल टेनिस एसोसिएशन कब बना? तो ये बना है 1938 ईस्वी में। कब बना है? 1938 ईस्वी में। अगला प्रश्न है आपका कि फ्लाइंग सिख के नाम से विख्यात भारतीय धावक कौन है? तो यह है आपका मिल्खा सिंह। कौन है? मिल्खा सिंह। अगला प्रश्न है वर्ष 1968 में मार्किवस ऑफ क्वींसबरी द्वारा किस खेल के नियमों का निर्धारण किया गया था? तो ये बॉक्सिंग का निर्धारण किया गया था। अगला प्रश्न, किसने ग्रामीण जाटों को एक सैनिक शक्ति के रूप में संगठित किया था? तो ये चूड़ामन। किसने किया था? चूड़ामन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जाट राजा को जाटों का अफलातूनी एवं आदरणीय व विद्वान व्यक्ति कहा जाता है? तो सूरजमल को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? सूरजमल को। नेक्स्ट है, लोहगढ़ नामक किला किसने बनवाया था? तो बंदा बहादुर ने बनवाया था। अगला प्रश्न देख लीजिए, किस मुगल बादशाह के आदेश पर बंदा बहादुर की हत्या की गई? तो फारुखसियर के आदेश पर बंदा बहादुर की हत्या की गई, जिसे घृणित कायर भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा। पंजाब में सिख राज्य की संस्थापक कौन थे? तो पंजाब में सिख राज्य के संस्थापक थे रणजीत सिंह। कौन थे? रणजीत सिंह। अगला प्रश्न है, आनंद मठ के लेखक कौन है? तो आनंद मठ के लेखक है बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। नेक्स्ट है, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? भूदान आंदोलन विनोबा भावे ने प्रारंभ किया था। अगला, लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? तो लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक अरविंद घोष है। कौन है? अरविंद घोष। बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी 1784 में स्थापित के प्रवर्तक कौन थे? तो ये थे सर विलियम जोन्स। कौन थे? सर विलियम जोन्स। नेक्स्ट है, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? तो ये गठित की गई थी कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार। अगला है, प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? तो ये थे रविन्द्रनाथ टैगोर। कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न देख लीजिए, हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से संकलित है? तो ये आनंद मठ से संकलित है। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? ये शक संवत पर आधारित है। किस गवर्नर के कार्यकाल के दौरान 1921 में कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल की निर्माण कार्य पूरा हुआ? तो ये रीडिंग के काल में हुआ। नेक्स्ट है, किसने 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज स्थापित किया था? तो ये किया था जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के नाम से का केंद्र बन गया था। ये था एनी बेसेंट। किसने? एनी बेसेंट ने। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो पिंगली वेंकैया ने तैयार किया था। किसने? पिंगली वेंकैया ने। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है, देवदास उपन्यास के रचनाकार हैं? तो शरत चंद्र चट्टोपाध्याय देवदास उपन्यास के रचनाकार है। नेक्स्ट, चित्रा उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? जो चित्रा उपन्यास रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है, प्रेम पचीसी के रचनाकार कौन है? तो प्रेम पचीसी के रचनाकार है प्रेमचंद। कौन है? नेक्स्ट, क्षुधित पाषाण के रचयिता कौन है? तो ये रचयिता है रविन्द्रनाथ टैगोर। कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट है, 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जनगणमन कहाँ पर गाई गई थी? तो कलकत्ता में गाई गई थी। कहाँ पर? कलकत्ता में। अगला प्रश्न है कि भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो जेम्स हिक्की ने शुरू किया था। द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो थे राम मनोहर लोहिया। नेक्स्ट है कि पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर है। गोदान किसकी रचना है? तो गोदान प्रेमचंद की रचना है। अगला है, भारत भारती के रचनाकार है? तो भारत भारती के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त है। कौन है? मैथिली शरण गुप्त। अगला प्रश्न देख लीजिए, ब्रिटिश में भारत में प्रांतीय स्वायत्ता को कब से लागू कर दिया? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 से क्या कर दिया? इसे लागू कर दिया गया। नेक्स्ट है आपका कि खिलाफत आंदोलन का आरंभ किया था? तो खिलाफत आंदोलन का आरंभ किया था अली बंधुओं ने। किसने किया था? अली बंधुओं ने। नेक्स्ट है कि भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया? तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात माना जाता है। किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला है? तो ये 1786 के एक्ट के अनुसार मिला है। नेक्स्ट है, उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है? तो उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक है बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला प्रश्न है कि किस वर्ष वंदे मातरम गीत लिखा था? तो वंदे मातरम गीत लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने। किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ? बिहार से उड़ीसा पृथक हुआ था 1936 ईस्वी में। अगला है, 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया? तो लॉर्ड रिपन ने इसे क्या कर दिया था? रद्द कर दिया था। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? तो तारकनाथ दास ने क्या किया था? शुरू किया था। इंडियन अर्नेस्ट के लेखक कौन थे? ये थे वेलेंटाइन सिरोल। कौन थे? वेलेंटाइन सिरोल। अगला प्रश्न है आपका, हंटर कमीशन की रिपोर्ट
में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया? तो प्राथमिक शिक्षा के विकास पर विशेष जोर दिया गया था। अगला है, किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी? इंडियन काउंसिल एक्ट के द्वारा ये शक्ति प्रदान की गई थी। नेक्स्ट है, पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो वो था बाल गंगाधर तिलक। कौन था? बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न है आपका कि स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो ये थे सी राजगोपालाचारी। कौन थे? सी राजगोपालाचारी। नेक्स्ट है, गोदान और गबन दोनों एक ही लेखक की रचनाएं हैं, उनका नाम क्या है? इनका नाम है मुंशी प्रेमचंद। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो वे थे मदन मोहन मालवीय। कौन थे? मदन मोहन मालवीय। नेक्स्ट है, गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक के लेखक हैं, ये थे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न आप देख लीजिए कि भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में सबसे कम समय तक चला 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट किसने सुबह आज़ादी नामक कविता लिखी थी? तो ये लिखी थी फैज अहमद फैज ने। किसने लिखी थी? फैज अहमद फैज ने। अगला प्रश्न आप देख लीजिए कि स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो थे सी राजगोपालाचारी। कौन थे? सी राजगोपालाचारी। नेक्स्ट है कि गोदान और गबन दोनों ही एक ही लेखक की रचनाएं हैं, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है मुंशी प्रेमचंद। अगला है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक थे? तो मदन मोहन मालवीय। गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक किसने लिखी? था डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। रिपीट हो गया एक दो। अगला प्रश्न कि 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? पीवीआई प्रश्न, मेरठ से प्रारंभ हुआ था। 1857 के विद्रोह से सबसे अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। तो 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण था, तो इसका तत्कालिक कारण था चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग आरंभ करना। नेक्स्ट है, वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार किया? वो थे मंगल पांडे। कौन थे? मंगल पांडे। मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 में विद्रोह का सूत्रपात किया संबंधित था। 34वीं नेटिव इन्फेंट्री बटालियन से संबंधित थे। नेक्स्ट है, बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस शहर में किया था? तो ये लखनऊ से की थी। कहाँ से की थी? लखनऊ से की थी। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो वो था लॉर्ड कैनिन। कौन था? लॉर्ड कैनिन। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था नाना साहब ने। किसने किया था? नाना साहब ने। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? तो ये था हिंदू मुस्लिम एकता। अगला है, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? तो रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम था मणिकर्णिका। क्या था? मणिकर्णिका। नेक्स्ट, 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो वो था लॉर्ड पाल्मर्स्टन। कौन था? लॉर्ड पाल्मर्स्टन। नेक्स्ट है आपका, 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया? तो ये नामधारी सिखों ने किया। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? ये जनवरी 1857 में क्या की गई? शामिल की गई। अगला प्रश्न, जगदीशपुर के राजा कौन थे? तो ये वीर कुंवर सिंह थे। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? तो वीर कुंवर सिंह ने ही किया था। अगला प्रश्न, 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? तो किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी के कारण यह विद्रोह क्या हो गया? असफल हो गया। अगला प्रश्न है, 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो ये लॉर्ड कैनिन ने बनाया था। नेक्स्ट है, गरकरी विद्रोह 1844 का केंद्र था, तो कोल्हापुर था। गरकरी विद्रोह का केंद्र था कोल्हापुर। 1857 के बरेली विद्रोह के नेता थे खान बहादुर। 1857 में भारत में हुए विद्रोह के एक नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? तो इनका नाम था रामचंद्र पांडुरंग। नेक्स्ट है, किस इतिहासकार ने लिखा तथा कथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम न ही राष्ट्रीय न ही स्वतंत्रता संग्राम था? यह लिखा आरसी मजूमदार ने। किसने कहा था? आरसी मजूमदार ने। अगला प्रश्न, मेरठ के विद्रोही सैनिकों ने किस तारीख को दिल्ली पहुंचकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया और मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय को भारत का सम्राट घोषित कर दिया? ये हुआ था 12 मई 1857 को। अगला प्रश्न देख लीजिए कि 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था बख्त खां ने। किसने किया था? बख्त खां ने। बिहार के जगदीशपुर में विद्रोह के दमन का श्रेय किस ब्रिटिश अधिकारी को जाता है? तो टेलर व बिसेंट आयर को जाता है।
अगला प्रश्न, 1857 के विद्रोह के क्रम में दिल्ली विद्रोह दमन में करने में किस ब्रिटिश सैन्य अधिकारी का मृत्यु हो गई थी? निकलसन की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट है, किसी स्थान पर हुए विद्रोह दमन के दौरान ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हैवलॉक की मौत हो गई। तो लखनऊ में किसकी मौत हो गई? हैवलॉक की मौत हो गई थी। अगला प्रश्न देख लीजिए, सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी? तो बेंजामिन डिजराइली ने इसे राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी। नेक्स्ट, 1857 के संदर्भ में किसने कहा कि ब्रिटिश शासक को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति? ये कहा था कार्ल मार्क्स ने। 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को कहा वह किसने गिरफ्तार किया था? तो गिरफ्तार किया था हुमायूं की कब्र के पास लेफ्टिनेंट हडसन ने। किसने किया था? लेफ्टिनेंट हडसन ने। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ निर्वासित कर दिया गया? तो इसे रंगून में क्या कर दिया गया था? निर्वासित कर दिया गया था। अगला प्रश्न देख लीजिए, वह कौन सा ब्रिटिश सेनापति था जिसकी 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही थी? ये था कैंपबेल। कौन था? कैंपबेल। नेक्स्ट, किसकी वीरता से प्रभावित होकर ब्रिटिश सैन्य अधिकारी ह्यूरोज ने कहा है कि भारतीय क्रांतिकारियों में अकेली मर्द है? ये लक्ष्मीबाई की वीरता से प्रभावित होकर कहा है। किसकी वीरता से प्रभावित होकर? लक्ष्मीबाई की वीरता से प्रभावित होकर। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, मालवा, गुजरात व महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीते? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जीते। मौर्य वंश काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इससे प्रश्न हमेशा आते हैं। मुद्रा राक्षस का लेखक कौन है? तो विशाखादत्त। कौन है? विशाखादत्त। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? तो पन था। क्या था? मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने की। सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? तो बौद्ध का निरूपण करता है। अगला प्रश्न, कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने किस धर्म को अंगीकार कर लिया था? तो बौद्ध धर्म को अंगीकार कर लिया था। अगला प्रश्न, बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? तो तक्षशिला भेजा था। कहाँ? तक्षशिला। किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? तो कौटिल्य की तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र की तुलना। नेक्स्ट है, विशाखा दत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस किस विषय वस्तु पर से रिलेटेड है? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुर्भिसंधियों के बारे में क्या है? उल्लेखित किया गया है। नेक्स्ट, अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? अशोक का उत्तराधिकारी कुणाल था। कौन था? कुणाल। अगला प्रश्न देख लीजिए, प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था, वो था चंद्रगुप्त मौर्य। कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट है, कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? ये चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। अगला प्रश्न है, चाणक्य का अन्य नाम था? चाणक्य का अन्य नाम विष्णुगुप्त था। वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी? तो यह अशोक था। कौन था? अशोक। नेक्स्ट है, अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया है? तो अर्धमगधी। किसका? अर्धमगधी। अगला प्रश्न है आपका कि वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवनाम प्रियदर्शी भी था? तो ये मौर्य सम्राट अशोक था। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? तो ये चाणक्य ने मदद की थी। किसने सहिष्णुता, उदारता, करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की थी? अशोक ने। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था, वो था तक्षशिला। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है विशाखादत्त। अगला प्रश्न है कि अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है? तो प्राकृत। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में किया है? तो 7। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो राजनीतिक नीतियां पर प्रकाश डाला गया। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम राजधानी बनाया था? जो चंद्रगुप्त मौर्य ने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम क्या बनाया था? राजधानी बनाया था। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना है तो ये लकड़ी का बना है। किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख से यह क्या होता है? साबित होता है। अगला प्रश्न, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है तो वह है भाब्रू स्तंभ। अगला है, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? आजीवकों ने किया। किसने किया? आजीवकों ने। अगला प्रश्न, किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? तो चंद्रगुप्त ने। वह स्रोत
जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है, तो वो था इंडिका। कौन था? इंडिका। नेक्स्ट है मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो इंडिका। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने शासन किया। अगला प्रश्न है कि अशोक ने अपने राज्याभिषेक के चौथे वर्ष में निग्रोध के प्रभाव से प्रभावित होकर किससे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली? तो उपगुप्त से ली। सांची का स्तूप किसने बनवाया? तो सांची का स्तूप अशोक ने बनवाया। अगला प्रश्न देख लीजिए, किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ब्रिसल यानी निम्न कुल शब्द का प्रयोग किया गया है? ये मुद्रा राक्षस में किया गया है। उत्तराखंड में अशोक का एक शिलालेख स्थित है, एक कालसी में स्थित है। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो वो था जेम्स प्रिसेप। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? तो शिलालेख 13वें शिलालेख में है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। अगला प्रश्न है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया? तो 305 ईसा पूर्व में पराजित किया। अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया? तो भारी रक्तपात देखकर युद्ध नीति को सदा के लिए त्याग दिया। अगला प्रश्न, अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में है? तो प्राकृत भाषा व ब्राह्मणी लिपि में है। नेक्स्ट है, किस राज्य देश में अशोक के व्यक्तिगत नाम अशोक का उल्लेख मिलता है? तो मास्की अभिलेख में अशोक का व्यक्तिगत नाम अशोक ही मिलता है। अगला है, श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? तो अशोक ने भी ही श्रीनगर की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है कि किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा था? तो मेगास्थनीज ने इसे पोलीब्रोथा कहा था। नेक्स्ट है, मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता है? तो गुड पुरुष कहा जाता है। किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग किया गया? तो अर्थशास्त्र में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग किया गया है। किसी जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? तो परिष्ट पर्वन में। अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में परिवर्तित हुई? तो वो थी, कौन सी लिपि थी? वो ब्राह्मणी लिपि थी। अगला प्रश्न है, प्रेम बिहारी राय ज्यादा ने भारतीय संविधान को हाथ से लिखा था, यानी भारतीय संविधान को हाथ से किसने लिखा था? आप सुनते हो कि भारतीय संविधान के रचयिता कौन है? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, लेकिन जो खुद हाथ से लिखा था वो थे प्रेम बिहारी राय ज्यादा। अगला है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का प्रारूप तैयार किया था, है ना। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। नंदलाल बोस ने संविधान पर चित्रकारी किए थे। संविधान को मूल रूप से अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था। मूल संविधान को संसद के केंद्रीय कक्ष में रखा गया है। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ और इसका अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। अगला देख लीजिए कि संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुआ और इसका अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया और 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव को क्या कर लिया? स्वीकार कर लिया। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुआ था। कब हुआ था? 24 जनवरी 1950 को। और इसी 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान को स्वीकृति दी गई। नेक्स्ट है, संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगीत को 24 जनवरी 1950 को ही स्वीकृति दी गई। इन दोनों राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत दोनों को 24 जनवरी 1950 को स्वीकृति दी गई। नेक्स्ट है, राज्यसभा हिंदी को स्वीकार किया गया 14 सितंबर 1949 को। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ के अशोक स्तंभ को स्वीकार किया गया 26 जनवरी 1950 को। तो ये दोनों था 24 जनवरी, ये था 26 जनवरी, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार किया गया 22 जुलाई 1947 को। राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन पिंगली वेंकैया ने तैयार किया था। किसने तैयार किया था? पिंगली वेंकैया ने। आगे है कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे VN राव यानी वेनेगल नरसिंह राव। संविधान सभा के निर्वाचक यहाँ पे देख लीजिए कि 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार 1946 में 296 सीटों के लिए चुनाव हुआ, जिसमें कांग्रेस ने 208 सीटें पाई तथा मुस्लिम लीग ने 73 सीटें मिली, जबकि कुल सीटें की संख्या 289 थी। अगला है कि संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय विधानसभाओं के द्वारा किया जाता है। 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य को क्या किया जाता है? चुना जाता है। नेक्स्ट है आपका भाग 3, जो संविधान का रीढ़ है, महत्वपूर्ण पार्ट माना जाता है। तो आपका वो है भाग 3, अनुच्छेद 12 से 35। ये मूल अधिकार से संबंधित है। मूल अधिकार का विचारधारा अमेरिका से ली गई है। व्यक्तिगत के विकास के लिए जो अधिकार आवश्यक होते हैं उसे मूल अधिकार कहते हैं, जैसे शिक्षा, आवास, चिकित्सा, सुरक्षा, भोजन, रोजगार
मौलिक अधिकार वाद योग या न्याय योग्य है, अर्थात मौलिक अधिकार को लेकर न्यायालय जा सकते हैं। आप देख लीजिए कि मौलिक अधिकार का उल्लंघन होने पर अनुच्छेद 32 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय तथा अनुच्छेद 226 के अनुसार उच्च न्यायालय जा सकते। दोनों वीवीआई पॉइंट इसे याद रखिएगा। मौलिक अधिकारों का संरक्षण सर्वोच्च न्यायालय है। मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। 26 जनवरी 1950 के समय 7 प्रकार के मौलिक अधिकार थे। वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार है? 6 मौलिक अधिकार है। देख लीजिए, समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार 29 से 30 और संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32। देख लीजिए यहाँ पर। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण है यहाँ पे समता का अधिकार 14 से 18 में देख सकते हैं। 14 के अनुसार कहा गया कि विधि के समक्ष समानता। यहाँ पे देख लीजिए कि विधि के समक्ष समानता, विधियों के समान संरक्षण, अर्थात कानून की नज़र में सभी लोग क्या होंगे? बराबर होंगे। यहाँ पे 15 में कहा गया है कि धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग एवं जन्म स्थान के आधार पर क्या होगा? समानता, यानी कोई भेदभाव नहीं होगा। 16 में लोक नियोजन के अवसर में समानता, यानी कोई भी नौकरी या नियोजन होता है उसमें सभी को समान अवसर दिया जाएगा। 17 में है अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता अर्थात छुआछूत अस्पृश्यता का निवारण किया जा सकता है, यानी ये भी कानूनी अपराध है। आगे आप देख लीजिए कि आगे है, इसका अलग अलग आधार है। अनुच्छेद 18 देख लीजिए, उपाधियों का अंत से रिलेटेड है। पुरस्कार उपाधि की श्रेणी में नहीं आती है, तो उपाधियों का अंत है। जैसे राज्य, शिक्षा और सेना के क्षेत्र में उपाधि दे सकता है, किसी अन्य क्षेत्र में नहीं दे सकता है। उपाधि जो नाम के पीछे उपाधि लगाया जाता है वो नहीं लग सकता है। या आगे अगला है आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार। आप देख लीजिए 23 से 24 में है, आपका कोई शोषण नहीं कर सकता। अनुच्छेद 24 महत्वपूर्ण है। 14 से कम आयु के बालकों को जोखिम भरे उद्योगों में काम में करने पर प्रतिबंध लगाया गया। ये अनुच्छेद 24 से बार बार एग्जाम में पूछा है। अनुच्छेद 25 आपका जो है वो देख लीजिए। अनुच्छेद 25 यहाँ पर के अनुसार सिक्कों को कृपण, सबसे पहले यहाँ पे अनुच्छेद 25 रिलेटेड है धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार से। अंतःकरण की स्वतंत्रता एवं धर्म के अभ्यास तथा प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता है, जिसमें सिख आपका जो कृपण रखने के, धारण करने और लेखक और लेकर चलने के अधिकार है, ये आपके इस धर्म की स्वतंत्रता के अनुसार ही दिया गया है उन्हें। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है यहाँ पर देख लीजिए, 5 में संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, जो अनुच्छेद 29-30 से रिलेटेड है। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण से रिलेटेड है। अब है कि आप बिहार का एग्जाम देने जाएंगे और बिहार में बौद्ध धर्म और जैन धर्म से प्रश्न न पूछे, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसलिए बोध गया स्थित है। बौद्ध धर्म से देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। बोध गया बिहार में स्थित है। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था। मठ और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो पावापुरी में। प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा है? तो नालंदा। महावीर की माता कौन थी? तो त्रिशला महावीर की माता का नाम था। सांची क्यों विख्यात है? तो सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप के कारण क्या है? सांची विख्यात है। अगला है कि बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना किस भाषा में की गई थी? तो पाली भाषा में। किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया था? तो धर्मपाल ने। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है बौद्ध का। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? तो प्रजापति गौतमी थी। अगला है बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए? तो बिंबिसार के शासनकाल में दिए गए। नेक्स्ट है जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे? तो वो थे ऋषभदेव। कौन थे? ऋषभदेव। महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? तो जात्रिक गोत्र में। नेक्स्ट है जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? तो 24। बुद्ध ने किस स्थान पर महापरिनिर्वाण का प्राप्त किया था? तो ये कुशीनगर में किया था। किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगति को संरक्षण प्रदान किया गया था? अशोक के द्वारा तृतीय बौद्ध संगति को संरक्षण प्रदान किया गया था। आगे है कि जैन धर्म का आधारभूत बिंदु था अहिंसा। तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन थे? तो महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो कुंडग्राम में। तृतीय बौद्ध संगति कहाँ आयोजित हुई? तो पाटलिपुत्र में। सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो गया में। बौद्ध धर्म में समाज के किस वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला? तो महिला और शूद्र पर। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो वैशाली में। कहाँ की गई थी? वैशाली में। महावीर का मूल नाम क्या था? तो वर्धमान था। दिलवारा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो चालुक्य सोलंकियों ने। जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थंकर थे? तो 24 में। जियो और जीनोदो
किसने कहा था? तो महावीर स्वामी ने। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? तो कैबल्य। कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगति सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो कुंडलवन कश्मीर में। अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगति किस नगर में आयोजित की गई थी? तो पाटलिपुत्र में। अगला प्रश्न है कि किस नगर में बौद्ध संगति सभा आयोजित की गई थी? तो राजगृह में। भगवत संप्रदाय में के विकास में किसका योगदान अधिक था? हिंदी यूनानी का। त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान, जिस धर्म की महिमा है वह जय है, किससे रिलेटेड? जैन धर्म से। चैत्य विहार में क्या अंतर है? चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि विहार निवास स्थान होता है। बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये की थी महाकश्यप ने। किसने की थी? महाकश्यप। आगे देख लीजिए आप संसद से रिलेटेड। संसद के 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। लोकसभा से संबंधित अनुच्छेद 81 है, राज्यसभा जो होगा उससे रिलेटेड 80 और राष्ट्रपति अनुच्छेद 52। राज्यसभा विधानमंडल से रिलेटेड इसका भी 3 अंग है, राज्यपाल, विधान परिषद और विधानसभा। राज्यपाल से संबंधित अनुच्छेद 153, विधान परिषद 169 और विधानसभा से 170 संबंधित अनुच्छेद है। अब देख लीजिए यहाँ पे डिटेल में दिया गया है। यहाँ पे कहा गया है कि इस अनुच्छेद 79 कहता है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी। एक का नाम लोकसभा और दूसरा का नाम क्या होगा? राज्यसभा होगा। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? तो प्राचीन भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष जम्बू द्वीप का अंग था। किसका अंग था? जम्बू द्वीप का। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया? तो सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए ग्रीक भाषा में किया गया। किस भाषा में किया गया? ग्रीक भाषा में। अगला प्रश्न है, भारत विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित है। अभी हम नीचे में मैप पर इसे डिटेल में देखेंगे। तो भारत विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित है। अगला है, भारत 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच स्थित है। नेक्स्ट है, 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच भारत स्थित है। भारत की स्थिति आप यहाँ पर मैप पर देख लीजिए। 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच भारत स्थित है। साथ में 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक पूर्वी देशांतर के बीच भारत क्या है? स्थित है। भारत का उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3214 किलोमीटर है और इसका पूर्व से पश्चिम की लंबाई 2933 किलोमीटर है। कितना है? 2933 किलोमीटर। आप यहाँ पर भारत की स्थिति ग्लोब पर देख सकते हैं। भारत कहाँ स्थित है? तो भारत इस जगह पर स्थित है। और आपका यह क्या है? विषुवत रेखा है। तो भारत किस गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में इंडिया क्या है? स्थित है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत पूर्णतः क्या है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत की आकृति चतुष्कोणीय है। कैसा है? चतुष्कोणीय है। नेक्स्ट प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में 7वें तथा जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे स्थान पर है। क्या स्थान पर है? दूसरे स्थान पर। अगला प्रश्न है, भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न है, भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? तो 3214 किलोमीटर है। और भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है? तो भारत का पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई है 2933 किलोमीटर। कितना है? 2933 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई है 15,200 किलोमीटर। द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की लंबाई है 7,516.5 किलोमीटर। भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो 6100 किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? तो 2.4% है। कितना परसेंट है? 2.4%। भारत में कितने राज्य समुद्र तट रेखा में है? तो भारत का कुल 9 राज्यों जो है वो समुद्र तट रेखा से क्या है? सटा हुआ है। आप देख सकते हैं गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल कहाँ से सटा हुआ है? समुद्र तट से सटा हुआ है। अगला प्रश्न है, किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तो गुजरात की तटरेखा क्या है? सबसे लंबी है।
अगला प्रश्न है, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर क्या करती है? गुजरती है। अगला है, भारत के कितने राज्यों कर्क रेखा से गुजरती है? तो भारत का कुल 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरता है। वो आपका है मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात से होकर क्या होता है? कर्क रेखा गुजरती है। अगला प्रश्न है, भारत का दक्षिणतम बिंदु है? तो भारत का दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट। कौन है? इंदिरा पॉइंट। और भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग कौन है? तो वो इंदिरा कौल है। कौन सा है? इंदिरा कौल। अगला प्रश्न है, भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? तो ये चंबल चैनल क्या करता है? पंबन चैनल अलग करता है। कौन करता है? पंबन चैनल। अगला प्रश्न, आदम का पुल किन 2 देशों के मध्य स्थित है? तो आदम का पुल भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। अगला है, दीव एक द्वीप है, ये कहाँ है? गुजरात के तट पर स्थित है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, दक्कन पास किसके बीच स्थित है? दक्कन पास दक्षिणी अंडमान एवं छोटा अंडमान के बीच स्थित है। अगला प्रश्न, श्रीलंका को भारत से पृथक करती है? तो श्रीलंका को भारत से पृथक करती है पाक जल संधि। कौन? पाक जल संधि। अगला प्रश्न है, भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा कौन सा है? तो वो मैकमोहन रेखा है। कौन सा है? मैकमोहन रेखा। अगला है, कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? तो कोंकण तट गोवा से दमन तक विस्तृत है। अगला प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की गई है? तो रेड क्लिफ लाइन। कौन सा है रेखा? रेड क्लिफ लाइन। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? तो ये सबसे ज़्यादा है बांग्लादेश के साथ। किसके साथ है? बांग्लादेश के साथ। 4000+ किलोमीटर है। सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत की किस देश के साथ है? तो वो भूटान के साथ है। अगला प्रश्न है, भारत की पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है कोरोमंडल के नाम से। जो पूर्वी समुद्री तट है इंडिया का, वो कोरोमंडल के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई? तो ये प्रवाल द्वीप है। क्या है? प्रवाल से इसकी क्या हुई? उत्पत्ति हुई। अगला प्रश्न, न्यूमुर द्वीप कहाँ है? तो न्यूमुर द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अगला है, स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह काला पानी के नाम से जाना जाता था। यहाँ पे कैदियों को काला पानी की सजा दी जाती थी। अगला प्रश्न है, लक्षद्वीप समूह स्थित है? तो ये अरब सागर में स्थित है। कहाँ स्थित है? अरब सागर में। अगला प्रश्न था, कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? तो रामेश्वरम भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। थार मरुभूमि कहाँ स्थित है? तो थार मरुभूमि राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न, दक्षिण गंगोत्री क्या है? दक्षिण गंगोत्री अंटार्कटिका में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है ना। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो वर्तमान समय में भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है? तो सियाचिन को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, हैदराबाद का जुर्बा नगर कौन सा है? तो सिकंदराबाद को हैदराबाद का जुर्बा नगर कहा जाता है। कोच्चि का जुर्बा नगर कौन सा है? तो एर्नाकुलम। जम्मू कश्मीर राज्य का वह हिस्सा जिस पर चीन का अधिकार है क्या कहलाता है? तो इसे अक्साई चीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अक्साई चीन। भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल है तो कौन सा है? वो लद्दाख है। कौन है? लद्दाख। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है? तो ये आपका है उत्तर प्रदेश। कौन सी है? उत्तर प्रदेश। भारत अवस्थित है तो पहले हमने जिक्र किया 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, और यहाँ पर तथा देशांतर में 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में क्या है? इंडिया स्थित है। भारत किस गोलार्ध में है? तो उत्तरी और उत्तर पूर्वी गोलार्ध या उत्तरी गोलार्ध बोल सकते हैं आप। इंदिरा पॉइंट किसकी दक्षिणतम नोक है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की दक्षिणतम नोक है। नेक्स्ट है, भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में अवस्थित है? तो ये आपका जम्मू कश्मीर राज्य में अवस्थित है। किस राज्य में अवस्थित है? जम्मू कश्मीर राज्य में अवस्थित है। अगला है, पटकाई की पहाड़ियाँ भारत को अलग करती है? तो म्यांमार से भारत को पटकाई की पहाड़ियाँ क्या करती है? अलग करती है। अगला प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा निर्धारण किसने किया? तो सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ ने किया। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा है? तो त्रिपुरा तीनों तरफ से किससे घिरा है? बांग्लादेश से घिरा है।
नेक्स्ट, डुरंड लाइन निम्नलिखित दो देशों के बीच की सीमा है, तो पाकिस्तान और भारत। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की सीमा को क्या कहते हैं? डुरंड लाइन कहते हैं। भारत के किस भाग में बैरन ज्वालामुखी द्वीप स्थित है? तो अंडमान द्वीप समूह में बैरन ज्वालामुखी द्वीप क्या है? स्थित है। अगला प्रश्न है, कौन से भारतीय राज्य में प्रातःकाल में सूर्य की किरणें सबसे पहले पड़ती है? तो जो सबसे पूर्वी राज्य होगा उसी में पड़ेगा, तो अरुणाचल प्रदेश है। भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती है? तो वो किसकी मिलती है? वो आपका सिक्किम की मिलती है। अब ग्राम पंचायत काफ़ी VVI पॉइंट है। ग्राम पंचायत से हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं। ग्राम पंचायत भाग 9 में, संविधान के भाग 9 में अनुच्छेद 243 पंचायतों से संबंधित अनुसूची आपका 11 है और कुल विषय कितने हैं? 29, याद रखिएगा। ये चारों पॉइंट VVI। पंचायती राज किस सूची में है? तो ये राज्य सूची का विषय है। कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को है। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों को गठन से संबंधित है। पंचायती राज व्यवस्था उद्घाटन जवाहरलाल नेहरू द्वारा 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में हुआ था। भारत में पंचायती राज व्यवस्था लागू 24 अप्रैल 1993 को। पंचायती राज दिवस मनाया जाता है 24 अप्रैल को। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, पंचायतों के वास्तुकार कहा जाता है बलवंत राय मेहता को। नेक्स्ट है, पंचायतों के शिल्पी बलवंत राय मेहता। पंचायतों को संवैधानिक मान्यता मिली 73वें संविधान संशोधन 1992 को। पंचायत में 1/2 या 33% महिलाओं के लिए आरक्षण है। वर्तमान में बलवंत राय मेहता मॉडल त्रिस्तरीय मॉडल लागू है, यानी जो राज्यों का जो पंचायती राज व्यवस्था है उसमें त्रिस्तरीय मॉडल लागू है। आप देखते होंगे, आप अगर गांव से होंगे तो, कि एक है DDC जिला पंचायत, BDC क्षेत्र पंचायत या ब्लॉक पंचायत कहा जाता है, और VDC ग्राम स्तरीय ग्राम पंचायत। 3 लेवल का होता है। नेक्स्ट, इस तरह से आज का जो महत्वपूर्ण क्लास है वो समाप्त हुआ। अगर आप हमारे चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, क्योंकि कंटिन्यू हम मोस्ट इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए लेकर आते रहते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।